नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा और आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक LT पर आधारित हमारी विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसे कि पर्सनैलिटी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर और कुछ PYQ जो पुराने एग्जामों में आए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह आज की वीडियो और आज का सेशन आपके आगामी LT भर्ती परीक्षा में और भी जो आपके एग्ज़ाम हैं, TET है, UTET है, ठीक, उसमें काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतीक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है। जो प्रतीक होता है वो व्यक्तित्व का जो प्रतिमान होते हैं उनमें से कौन सा प्रतिमान होता है? तो उसका सही आंसर है अभूतपूर्व प्रतिमान होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा दी गई है बोरिंग के द्वारा। तो ये बोरिंग महोदय के द्वारा दी गई है। कुछ और परिभाषाएं हैं, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे गिलफोर्ड ने कहा है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ये वुडवर्थ ने कहा है। बीक तथा हंटे ने कहा है, व्यक्तित्व समस्त विशेषताओं का योग है। तो जो समस्त विशेषताओं का योग, ये कहा है बिग और हंट ने। इसी प्रकार एक परिभाषा है प्रिंस की, वो कहते हैं कि व्यक्तित्व शारीरिक वृत्ति और अर्जित वृत्तियों का योग है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो व्यक्तित्व है वो क्या है? उसमें आपकी आती शारीरिक फिजिकल जो आपकी वृत्तियाँ होती हैं वो आती हैं, और जो अर्जित एक्वायर्ड वृत्तियाँ होती वो आती हैं। इन दोनों का योग क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। ये कहते हैं प्रिंस। और एक महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑलपोर्ट की, ये भी ध्यान रखिएगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित कर देते हैं। क्या है? फिर कह रहा हूँ, ऑलपोर्ट की परिभाषाएं बहुत बार पूछी भी जाती है। क्या है? व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित कर देते हैं। ये परिभाषा है ऑलपोर्ट की। तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं उसकी साधारण विधि कौन सी है? तो वो विधि है प्रश्नावली विधि। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना गया है? तो वो माना गया है केस अध्ययन को, यानी केस स्टडी को व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? तो इसमें 4 पहलू माने हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? ये ऑलपोर्ट ने की है। और इसी की मैंने आपको अभी परिभाषा भी बताई थी कि व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये ऑलपोर्ट महोदय हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यक्तित्व के टोटल लक्षण इन्होंने बताए हैं 171, कैटल ने। अगला प्रश्न है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? मूल्यों के आधार पर किया है स्टेगनर ने। ठीक है, तो स्टेगनर ने कर रखा है। उसी प्रकार शारीरिक द्रव्य के आधार पर कर रखा है हिप्पोक्रेटस ने। शारीरिक संरचना के आधार पर कर रखा है क्रेचमर ने। और उसी प्रकार सेल्डन ने भी शारीरिक रचना के आधार पर कर रखा है। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर किया है जुंग ने। और मूल्यों के आधार पर किया है स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर, स्टेगनर बोलने से स्प्रेंजर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम स्प्रेंजर भी है, ध्यान रखना। स्प्रेंजर भी लिखा आ सकता है या स्टेगनर, ठीक है। स्प्रेंजर भी कहते हैं, स्टेगनर वो स्पेलिंग पर है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था स्प्रेंजर ने। उसी प्रकार जो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर जुंग ने किया था, शारीरिक रचना के आधार पर सेल्डन और क्रेचमन ने किया था, और शारीरिक द्रव्य के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, TAT परीक्षण किसका मापन करता है? तो हमारा टॉपिक व्यक्तित्व चल रहा है, तो TAT परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला प्रश्न है,
व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि कौन सी है? तो यह है हस्तरेखा अध्ययन। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड्स होते हैं इसमें। तो ध्यान रखना, पिछले जो है LT भर्ती परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे कार्ड से संबंधित कि कितने कार्ड होते हैं इस परीक्षण में, कितने कार्ड होते हैं इस परीक्षण में, कितने कार्ड होते हैं। तो ध्यान रखना, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड्स की संख्या 10 होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेपण विधियों में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वही है हरमन रोरसा ने। अगला प्रश्न है, फ्रॉइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है, तो वो विधि कहलाती मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि जो दी थी वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। अगला प्रश्न है, किसने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए हैं? तो मानव प्रकृति के आधार पर भी कह सकते हैं और इसे सामाजिक अंतःक्रिया भी कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार के साथ एक प्रकार और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 2, एक अंतर्मुखी बहिर्मुखी और एक उभयमुखी भी होता है इसमें, ये ध्यान रखना, उभयमुखी भी होता है। तो आप देखना बहुत जगह इसमें एक तीसरा प्रकार भी आता है उभयमुखी, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है जुंग ने, या फिर मानव प्रकृति के आधार पर उसे कह सकते हैं। तो वो 2 प्रकार के इसमें लिखा हुआ है, तो 3 प्रकार के भी इसमें उभयमुखी भी बहुत जगह आता है। तो एक अंतर्मुखी होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं, एक उभयमुखी होते हैं। तो ये वर्गीकरण दिया था जुंग ने, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वो हमेशा अंतर्मुखी होगा, क्योंकि वो चीज़ों को अपने बाहर नहीं खोजता है, वो अपने जो है मस्तिष्क के, आपके मन के, अपने व्यवहार के अंदर जाता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, जिसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि होती है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। सिंपल सी बात है, अंतर्मुखी है तो अपने अंतर्मन में झांकेगा, यानी कि स्वयं में झांकेगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वाचाल यानी बोलने वाला, प्रसन्न रहने वाला तथा सामाजिक प्रगति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। तो अत्यधिक वाचाल है, ज़्यादा बोलने वाला है तो बाहर तो बोलेगा, प्रश्नचित्त रहता है तो सबसे अंतःक्रिया करेगा, इसलिए वो प्रसन्न भी रहता है, सामाजिक व्यक्ति रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा था, वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इसी प्रकार व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? तो व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है? तो इसका सही आंसर है क्रियात्मक पहलू का। अगला प्रश्न, दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? जो दार्शनिक होते हैं और विचारक होते हैं, देखो विचार कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो होंगे अंतर्मुखी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की एक विधि है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वो विधि होती है व्यक्ति इतिहास विधि। तो व्यक्ति इतिहास विधि ऐसी विधि है जिसमें व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखो थॉर्नडाइक ने भी व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया, व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो उनका वर्गीकरण का आधार है इसमें चिंतन और कल्पनाशीलता। आगे बढ़ते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? यानी कि इसे कहते हैं CAT। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया लियोपाल्ड ब्लैक ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं RB कैटल, ठीक है। तो RB कैटल ने व्यक्ति के प्रतिकारक सिद्धांत यानी फैक्टर थ्योरी भी इन्होंने दी थी। तो ये जो इसे हम 16PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इन्होंने व्यक्तित्व के 16 कारक बताए, 16PF इसमें बताए, तो ध्यान रखिएगा, ये दिया है RB कैटल ने। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं कुछ पुराने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो आपके आगामी भर्ती के लिए जो है लाभदायक होंगे। देखिएगा, प्रश्न है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टम संगठन है। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा है, वॉरेन ने कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है, मन ने कहा है। तो इसका सही आंसर है मन। तो मन महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व एक
व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टम संगठन है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्तित्व है ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना हुआ है, और ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा उसे कहते हैं पर्सोना। ध्यान रखिएगा, पर्सोना ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या फिर इसे बाह्य आवरण भी कहते हैं। तो व्यक्तित्व के लिए जो अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी, जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ है मुखौटा या बाह्य आवरण। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जो व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है आत्मज्ञान सिद्धांत, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। तो ध्यान रखिएगा, मैस्लो ने आत्मज्ञान सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है। जो वुडवर्थ हैं इन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है। तो कितने हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें है 12। तो इसमें 2 बार क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखिएगा। तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है, कितनी बताई है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 15 भी नहीं है, इसका सही आंसर है 12। तो 12 शील गुण बताए हैं वुडवर्थ ने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 12 सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। जो हिप्पोक्रेटस हैं इन्होंने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो शारीरिक द्रव्य के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसमें पहला है भाव शून्य, ध्यान रखना, पहला वर्गीकरण किया था भाव शून्य, ठीक है, भाव शून्य है, भाव शून्य है पहले। दूसरे हैं क्रोधी, दूसरा हो गया इसमें क्रोधी। तीसरा है इसमें रक्तवर्ण, तीसरा इसमें है रक्तवर्ण, ठीक। और चौथा है उदासीन, यहाँ साइड पर लिख रहा हूँ उदासीन, चौथा है उसमें उदासीन। तो ध्यान रखना, जो भाव शून्य है ये होते हैं धीमे, निष्क्रिय और निरुत्साही। जो धीमे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निरुत्साही होते हैं, वो भाव शून्य में आते हैं। क्रोधी में आते हैं जो उत्तेजक होते हैं, जिनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो क्रोधी में आते हैं। रक्तवर्ण में आते हैं आशावादी, क्रियाशील और प्रसन्न। इसी प्रकार उदासीन में आते हैं निराश, उदासीन और दुखी। तो 4 प्रकार का इन्होंने क्या दिया था, शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। तो ये कह रहा है ये प्रश्न, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। तो इन्होंने किया था, किस पर किया था, देखो शारीरिक द्रव्य के आधार पर है, या फिर उसमें हम स्वभाव, देखो भाव शून्य भी स्वभाव भी होता है, क्रोधी भी स्वभाव भी होता है, और रक्तवर्ण भी स्वभाव, उदासीन भी स्वभाव है। तो ध्यान रखना 2 प्रकार से आ सकता है इसमें, संवेग स्वभाव के आधार पर या फिर इसकी जगह पर शारीरिक द्रव्य के आधार पर भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा संवेग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो ध्यान रखना, आपने जब बुद्धि पढ़ी थी तो बुद्धि में जो टर्मन ने वर्गीकरण दिया था, और उस वर्गीकरण को 0 से 140 प्लस तक अलग अलग जो है क्राइटेरिया IQ टेस्ट नापे थे, उनको अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो सिंपल सी बात है, टर्मन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है बुद्धि लब्धि के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो जैसे इससे पहले मैंने वहाँ पर 2 दिया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो उभयमुखी भी मैंने कहा था कि वहाँ पर तीसरा टाइप होता है। तो ये जो टाइप वर्गीकरण किया था वो किया था जूम ने। तो हम इससे पहले वाले प्रश्न में कर चुके हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का विकास के आधार पर किया था। तो ये प्रश्न भी आया था अभी, 1 लाइनर जब हम कर रहे थे उस समय भी आया था। तो कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया। तो नेचर, मनुष्य का जो नेचर होता है कि किस प्रकार का इसका नेचर है, उसके आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था विलियम जेम्स ने। आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है। तो ध्यान रखना क्या है, साक्षात्कार
संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह किस प्रकार की प्रश्नावली कहलाती है? बंद कहलाती, खुली कहलाती, सचित्र कहलाती है, मिश्रित कहलाती है। तो जहाँ हाँ या ना इस तरीके के आंसर होते हैं उससे हम बंद प्रश्नावली कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में छोटी परिभाषाएं ज़्यादा आती, बड़ी परिभाषाएं नहीं आती, क्योंकि जब आपके पेपर बनते हैं तो उसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं देते हैं, छोटी परिभाषाएं देते हैं। तो इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, तो ये डेसिल, तो डेसिल मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये परिभाषा दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी है वो है पोलेंस्की ने लिखी है। कैरेक्टर और पर्सनैलिटी नामक जो बुक है उन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो देखिएगा, इसमें रेटिंग स्केल है, प्रश्नावली है, निरीक्षण विधि है, समाज विधि है। तो इतना थोड़ा समझने वाली बात है। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह, जहाँ समूह की बात आ रही है यानी समाज की बात आ रही, तो समाज मिति में जो है पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। जो बाल्यावस्था में बालक होता है तो उस वक्त उसका हमेशा व्यक्तित्व कैसा होता है? देखो, अंतर्मुखी बिल्कुल नहीं होता है, उभयमुखी भी नहीं होता है, क्योंकि उभयमुखी में अंतर्मुखी भी आ जाता है। शर्मिला तो बचपन में होता नहीं है, तो बहिर्मुखी तो वो जो होता है एक्सट्रोवर्ड या एक्सट्रोवर्ड टाइप का होता है बाल्यावस्था में बालक। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, सामाजिक कम होते हैं, ध्यान रखना। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व सामाजिक कम होते हैं, नेतृत्व के गुण उनमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर सामाजिकता कम है तो नेतृत्व के गुण भी उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें इसके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, तो शारीरिक विशेषता है, तो अलग चीज़ है। अगला प्रश्न है, अहम को कहते हैं, अहम को कहते हैं ईगो। सिगमंड फ्राइड जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो उसमें ईगो जो है अहम को कहा जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? तो जो फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है काम प्रवृत्ति पर, और ज़्यादातर ये काम प्रवृत्ति को इनकी जो भाषा में वो कहता है लिबिडो, ध्यान रखना, लिबिडो। इन्होंने काम प्रवृत्ति को नाम दिया था लिबिडो। तो ये आमतौर पर काम प्रवृत्ति नहीं भी आता, लिबिडो आता है कहीं पर। तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति, या फिर इसे लिबिडो भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जो TAT जो व्यक्तित्व से संबंधित टेस्ट है, ये दिया था मॉर्गन और मुर्रे ने। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम है, वातावरण है, या दोनों? तो ये आपका पका पकाया प्रश्न है, उपरोक्त दोनों इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न, वांछित व्यक्तित्व होता है, जो वांछित व्यक्ति है, डिजायरेबल पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, वो होता है कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, संवेगी स्थिर होता है, या मनस्तापी होता है? मनस्तापी होता है। तो ध्यान रखना, जो वांछित डिजायरेबल होगा उसमें संवेगात्मकता, संवेग उसके क्या होंगे? स्थिर होंगे। तो संवेगी स्थिर व्यक्तित्व वांछित व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इसमें थोड़ा ओवरलैप कर गया है, तो ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, देखिएगा। फ एवं वो, म एवं नो अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना व्यक्तित्व की किस समस्या से संबंधित है? तो ध्यान रखना, फ वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा, म नो इसमें अंतर नहीं कर पा रहा, तो ये एक प्रकार की क्या है? डिसेबिलिटी है, और इस डिसेबिलिटी का नाम है अवधान केंद्रण, जो है डिसेबिलिटी से कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है जो अक्षरों की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को
प्रोत्साहित करते हैं। किसने कहा है कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करते हैं, तो ये इसका सही आंसर स्किनर। अगला प्रश्न है, ज्ञान तो बालक के अंदर है परंतु उसे बाहर निकालने का कार्य प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को करना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो ज्ञान है बालक के अंदर है उसे बाहर निकालने के लिए प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टियाँ या स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है? तो यानी कि किसने कहा है कि जो बालक है एक प्रकार की कोरी स्लेट यानी कि खाली स्लेट के समान होता है? ये कहा है जॉन लॉक ने। तो ध्यान रखना, जॉन लॉक ने बालक को एक कोरी प्लेट या खाली प्लेट के समान कहा है। अगला प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है? देखिए, पर्सनैलिटी है अंग्रेजी भाषा का शब्द, कंफ्यूज मत करना, और वो लिया गया है पर्सोना से लिया गया है, जो कि क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, इसका आंसर लैटिन नहीं होगा, पर्सनैलिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो कि पर्सोना से लिया गया है ये है लैटिन भाषा का शब्द। ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज करेगा आपको। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया था? जो माना जाता है वो माना जाता है जूंग का। जूंग का जो है वर्गीकरण सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण जूंग ने, यह हमने अभी बता दिया। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, व्यवहार का सूत्र R=F × SO ये किसने दिया? हाँ, ये दिया है वॉटसन ने। तो ध्यान रखना, आ सकता है व्यवहार का सूत्र क्या है? R=F × SO, ये से वॉटसन ने दिया है, और व्यवहार का सूत्र ये ध्यान रखना R=F × SO, और ये दिया है वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाले व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण है, तो ये है IBT। इसका फुल फॉर्म है हमारे पास इरेशनल बिलीफ टेस्ट। तो IBT का पूरा नाम है इरेशनल बिलीफ टेस्ट। अगला प्रश्न है, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है? तो ये परीक्षण है, अब देखो 3 से 11 वर्ष है, 3 से 11 वर्ष में क्या आते हैं? बच्चे आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट इसे कहा जाता है। तो CAT इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने 21 प्रश्न जो है वन लाइनर किए थे, और 30-31 प्रश्न हमने यहाँ पर PYQ के रूप में कर रखे हैं। तो टोटल 50 प्रश्न व्यक्तित्व से संबंधित हैं। तो इसी तरीके से और भी जो है टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।